गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 24 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए, और जितने भी लोग हैं सभी लोग कोशिश करें इस क्वेश्चन का जवाब देने का। और ये क्वेश्चन कल जो हमने डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सभी लोग कोशिश करें जवाब देने का। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई काफ़ी कम लोगों का आ रहा है। अगर इसी तरह से कम लोगों का रिप्लाई आएगा तो मैं क्वेश्चन देना बंद कर दूंगा। तो क्वेश्चन है कि तमोर पिंगला अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ 11वीं सदी के अवशेष मिले हैं। तो यह अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन क्लियर है कि तमोर पिंगला अभयारण्य जो है वहाँ पे 11वीं सदी के अवशेष मिले हैं और यह अभयारण्य इसी कारण चर्चा में है। और यह किस राज्य में है? इसी तरह से नॉर्मली यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम आउट करता है, इसी तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है आपसे। तो इसका जवाब आप वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट सेक्शन में दे दो। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है जो डिस्कस किया जाए, लेकिन यहाँ पे चर्चा है आईटीबीपी के जवान को लेकर के। इम्पॉर्टेंट है आईटीबीपी इस बार आपके लिए। एक बार हम चर्चा कर देंगे आईटीबीपी के जवान के बारे में। आईटीबीपी जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ की जो 7 विंग है उसका एक पार्ट है आईटीबीपी। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, यानी गृह मंत्रालय के तहत आता है। इसका 7 पार्ट है और उसी 7 पार्ट में एक पार्ट है आपको आईटीबीपी। कौन से 7 पार्ट हैं? पहला विंग है बीएसएफ, दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, चौथा है असम राइफल, पांचवा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, छठा आपको सशस्त्र सीमा बल, और सातवां है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये सातों ही पार्ट होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। कहीं कंफ्यूज मत करना है कि ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, कहीं कंफ्यूज मत करना। ये सभी के सभी पार्ट आता है होम मिनिस्ट्री के तहत, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, चाहे सशस्त्र सीमा बल हो, एनएसजी हो, असम राइफल हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सभी के सभी पार्ट आते हैं सीआरपीएफ के तहत, यानी होम मिनिस्ट्री के तहत। अब देखो आईटीबीपी की शुरुआत कब हुई। तो इस तरह से अगर आप टेक्निकली याद करोगे तब आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप रटने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। टेक्निकली कैसे याद करना है कि 1962 में जो है चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी। इंडिया चीन के साथ इस युद्ध को हारा था। तो 1962 का वार अगर आपको याद है तो इसी वार के जस्ट बाद 24 अक्टूबर 1962 को ही आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। और आईटीबीपी तिब्बत के साथ जो हमारी सीमा लगती है, भारत की सीमा लगती है, या मैं कहूँ कि चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है, जो 3488 किलोमीटर की सीमा है टोटल, उसकी रक्षा करने का काम आईटीबीपी के जवान करते हैं। और चीन लगातार चर्चा में है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन आईटीबीपी के बारे में पूछ सकती है। साइबर हमलों से मिलेगी सुरक्षा की गारंटी। नई साइबर सिक्योरिटी एक्ट आ रही है। पिछले वर्ष भी चर्चा में था, इस वर्ष भी चर्चा में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी कहना है कि वो जल्दी से जल्दी साइबर सिक्योरिटी लॉ लेके आएंगे। तो इसकी कुछ चर्चा चल रही। पहला चर्चा ये है कि जो जीडीपी है उसका 0.25% जो है हमें साइबर सिक्योरिटी पे खर्च करना होगा, राइट। तो इसी को लेकर के हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। नई साइबर सुरक्षा नीति की जो खाका आ रहा है उसका पहला पार्ट है कि जीडीपी का 0.2% साइबर सिक्योरिटी पे खर्च किया जाना चाहिए। क्या इसके अलावा कुछ हमारे पास डाटा है? बिल्कुल डाटा है। पहला डाटा आपके पास ये है कि 2018 में वैश्विक साइबर सूचकांक में भारत को 47 स्थान मिला था। इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे इसमें चर्चा भी दिया हुआ है कि 2018 में भारत को 47 स्थान मिला था। एक संस्था है, इस संस्था के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इस संस्था का नाम है सर्ट इन। इसके अनुसार भारत 2016 से 18 के बीच में
साइबर हमला से प्रभावित होने वाले विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश था। यानी विश्व में दूसरा सबसे अधिक साइबर हमला भारत पे हुआ था। कब? 2016 से 18 के बीच में। साथ ही साथ एक और डाटा हमारे पास है कि 2024 तक भारत साइबर इंश्योरेंस जो है भारत में हो जाएगा $22.4 बिलियन की, जो 2017 में 4.2 अरब डॉलर का था। अब देखो साइबर अपराध क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, तो साइबर अपराध क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। साइबर अपराध ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जिससे कंप्यूटर और इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग करके अथवा दोनों ही रूप का उपयोग करके हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग, ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। क्लियर है? नई साइबर नीति का जो प्रारूप है, एक प्रारूप यह है, चर्चा ये हो रहा है, हालांकि अभी तक ड्राफ्ट हमारे पास नहीं आया है, लेकिन चर्चा हो रहा है कि जीडीपी का 0.2% जो है साइबर सिक्योरिटी पे सरकार खर्च करे। और जिस तरह से आने वाले समय में चौथी औद्योगिक क्रांति आने वाली है, जिस तरह से हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आने वाला है, जहाँ पे विशेषकर हम ध्यान दे रहे हैं रोबोटिक्स पे, जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम ध्यान दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कंसर्न है साइबर सिक्योरिटी से। चौथी औद्योगिक क्रांति को अगर हमें सफल करना है तो हमें साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा। इसलिए सरकार कोशिश करने वाली है कि जीडीपी का 0.25% साइबर सिक्योरिटी पे खर्च किया जाए। भारत सरकार का क्या क्या प्रयास रहा है साइबर सिक्योरिटी को के लिए? पहला प्रयास तो 2000 में एक एक्ट आया था जिसे आईटी एक्ट 2000 कहा गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, और इसी के तहत साइबर सिक्योरिटी को लेकर के प्रावधान किया गया। दूसरा है ये सर्टिन, ये संस्था, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। ये देश भर में जितना भी हैकिंग का काम होता है, फिशिंग का काम होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी का काम होता है, उसके लिए नोडल एजेंसी है ये संस्था। और साथ ही साथ एक और संस्था है अंतर एजेंसी समन्वय के लिए, मतलब एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एक और संस्था है जिसका नाम है I4C, यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब देखो ये संस्था क्या है, सर्टिन को कहा जाता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, हिंदी में कहिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के तहत इस संस्था की स्थापना किया गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी अगर होता है कहीं देश में, जैसे हैकिंग हो गया, कहीं फिशिंग हो गया, तो ये सारे के सारे काम करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? ये संस्था सर्ट-इन। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2004 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कंप्यूटर की सुरक्षा करना, कार्रवाई करना, आईटी एक्ट को प्रभावी बनाने में सहयोग करना। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को लेकर के ये संस्था काम करती है जिसका नाम है सर्ट-इन, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था कुछ दिन पहले, मैंने खोजने का प्रयास किया, मुझे रिपोर्ट नहीं मिला। अगर रिपोर्ट मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो ये रिपोर्ट ये जाकर के एक बार पढ़ लेना। और मैं रिपोर्ट खोज रहा हूँ नेट पे, मुझे अवेलेबल होगा, जैसे ही मिलेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको दे दूंगा। आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के ज्वाइन कर लेना। लोकपाल के पास अब नहीं अपनी जांच इकाई, लोकपाल के पास अभी भी अपनी जांच इकाई नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लोकपाल एज ए संस्थान। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों के ही प्रोविजन किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में। अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था 2011 में,
बहुत बड़ा मूवमेंट था। और उस मूवमेंट के बाद 2013 में एक्ट आया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, और उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त के गठन का प्रावधान किया गया। लोकपाल का काम होगा जहां केंद्र सरकार के स्तर पे कार्य करना, केंद्र के स्तर पे काम करना। वहीं लोकायुक्त का काम होगा राज्य के स्तर पे काम करना। केंद्र के स्तर पे लीड कौन करेगा? लोकपाल करेगा। राज्य के स्तर पे लीड कौन करेगा? लोकायुक्त करेगा। पृष्ठभूमि क्या, इतिहास क्या? तो इतिहास ये है कि 1809 ईस्वी में सबसे पहले स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इस प्रणाली को अपनाया है। उसके बाद गुयाना जो है प्रथम विकासशील देश बना है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था 1966 में। उसके बाद मॉरिशस इम्प्लीमेंट किया, सिंगापुर किया, मलेशिया किया, उसके बाद भारत भी किया। भारत में इसकी जो शुरुआत हुई है 1960 के दशक में हुई है। प्रथम प्रशासनिक आयोग जो 1966 में बना था, इसमें भी इसकी चर्चा की गई है कि किस तरह से हम लोकपाल लाएं। उसके बाद 1968 में पहली बार लोकपाल एक्ट लाया गया था, लोकपाल विधेयक पारित हुआ था 1968 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है, और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी कि लोकपाल एक्ट पहली बार कब पारित किया गया। तो 1968 में, 1968 में पहली बार लोकपाल पारित किया गया था। उसके बाद 2002 में कमेटी बनी थी, वेंकट चलैया कमेटी, इसने भी रिकमेंडेशन किया था। 2005 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग आया था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, इसने भी रिकमेंडेशन किया था। और 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद फाइनली भारत में लोकपाल पारित हो गया। 2013 में संसद में लोकपाल पारित हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया 2016 में। और ये संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि लोकपाल का जो गठन किया जाता है उसमें विपक्ष के नेता की भी भूमिका होती है। लेकिन 2014 में आप याद करो कि 2014 में और 2019 में दोनों में ही कांग्रेस को 50 से कम सीट आया। दोनों ही इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस को 50 से कम सीट आया। 50 से कम सीट आया। नियम होता है कि अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा चाहिए, लोकसभा के विपक्ष का नेता का दर्जा चाहिए, और वो दर्जा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर की तरह दर्जा दिया जाता है, उसके पास सारी सुविधाएं उसे दी जाती है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कई सारी समिति के चुनाव में लीडर ऑफ अपोजिशन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो मिल करके चुनाव करते हैं। तो नियम यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपको मिनिमम 10% सीट लाना है, और इसलिए यूपीएससी ने 2018 और 17 वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा था लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के। नियम ये है कि मिनिमम 10% सीट अगर आप लाएंगे तभी जाकर के आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा होगा। अब लोकसभा में मिनिमम 10% सीट मतलब कितना हुआ? मतलब हुआ है कि मिनिमम 55 सीट लाइए आप। 543 या 545 के आसपास टोटल सीट है। 55 सीट मिनिमम लाइए तभी जाकर के आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलेगा, जो कांग्रेस को नहीं मिला था 2014 में और 19 में। और उसके बाद इस एक्ट में अमेंड करके ये कहा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन के जगह जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता का जो है एडर लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस समिति में रहेंगे। उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। लोकपाल की संरचना, एक चेयरपर्सन होते हैं और अधिकतम इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं। चेयरपर्सन जो होंगे या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के, या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए,
या प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो न्यूनतम 25 वर्ष का, जिसको विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो। ये सारे के सारे क्राइटेरिया है लोकपाल अध्यक्ष बनने के लिए। इसके अधिकतम 8 सदस्य होगा और आधे सदस्य जो है इसमें न्यूनतम 50% सदस्य जो है न्यायिक सदस्य होगा और न्यूनतम 50% सदस्य जो होगा अनुसूचित जाति का होगा, जनजाति का होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा, अल्पसंख्यक का होगा और महिला का होगा। तो आधे न्यायिक सदस्य चाहिए और न्यूनतम 50% सदस्य जो है SC, ST, OBC या महिला की श्रेणी से आना चाहिए। लोकपाल का जो न्यायिक सदस्य होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के या तो पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए या किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दो क्राइटेरिया है, या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल होता है या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इतना तक लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य नामित रह सकता है, अपने पद पे बना रह सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट है चयन समिति। चयन समिति चुनाव करती है और चुनाव करके अपना रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजती है और राष्ट्रपति जो है फाइनली मोहर लगा देता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देता है। चयन समिति में कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। इसी के लिए अमेंडमेंट किया गया था, जो हम ऊपर में चर्चा कर रहे थे वो इसी के लिए कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता, या 2016 में अमेंड किया गया, इसको संशोधन किया गया, उस समय लोकसभा के या तो नेता होगा विपक्ष का या नेता नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके समकक्ष न्यायाधीश और एक अन्य प्रख्यात विधिवेत्ता या न्यायविद होना चाहिए। तो ये सदस्य होगा जो चयन समिति का पार्ट होगा। ये चयन समिति रिकमेंड करके आगे भेजेगी और उसके बाद राष्ट्रपति फाइनली उनकी नियुक्ति कर देगा। अब देखो, चयन समिति के पास मैटर जाने से पहले एक खोजबीन समिति बनाया गया। ये खोज करेगा कि कौन व्यक्ति न्यायाधीश हो सकते हैं, कौन व्यक्ति लोकपाल के सदस्य हो सकते हैं या अध्यक्ष हो सकते हैं, और ये खोज करके अपना रिकमेंडेशन भेजेगा आपको चयन समिति को, और फाइनली चयन समिति चयन करके अपना रिकमेंडेशन भेजेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फाइनली उसको नियुक्ति कर देगा। लोकपाल की अधिकार और शक्तियां क्या हैं? लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, संसद समूह, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। इसकी जांच करना होगा तो ये सारे के सारे जांच कर सकता है। इसी तरह से राज्य के संदर्भ में अगर कोई जांच करना होगा, राज्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री की जांच, कोई मंत्री की जांच या राज्य के किसी भी अधिकारी की जांच करना होगा तो वो लोकायुक्त कर सकता है। लोकपाल का प्रधानमंत्री पे क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा और लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित नहीं हो। अगर प्राइम मिनिस्टर पे अगर आरोप लगता है तो उसकी भी जांच कर सकता है लोकपाल, बशर्ते वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड ना हो, सुरक्षा और लोक सेवा से रिलेटेड ना हो, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड ना हो और अंतरिक्ष से रिलेटेड ना हो। तो बेसिक इतना फंडा है जो आपको लोकपाल के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नागालैंड को लेकर के अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, कल अगर होगा तो मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। स्वरा भास्कर पे अदालत की अवमानना दायर करने पे अटॉर्नी जनरल असहमत। देखो इशू क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अदालत में अवमानना का मामला शुरू होता है, ये मैं जूम कर देता हूँ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अदालत में अवमानना का मामला शुरू होता है तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से स्वीकृति लेना पड़ता है कि क्या हम इसके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस करें, राइट। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल से या सॉलिसिटर जनरल से जो है स्वीकृति लेनी पड़ती है। और अवमानना के लिए एक एक्ट आया था 1971 में एक्ट,
और इसी एक्ट के तहत अवमानना की याचिका दायर की जाती है प्रशांत भूषण को लेकर के। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवमानना एक्ट 1971। तो बेसिकली यहाँ से आपको जानकारी होना चाहिए अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल की चर्चा है, जो भारत सरकार के प्रमुख कानूनी के सलाहकार हैं तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है। उच्चतम न्यायालय में सरकार को अगर अपना पक्ष रखना होगा तो अटॉर्नी जनरल के माध्यम से ही अपना पक्ष रखता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसे देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार होता है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, हालांकि उसे संसद में मतदान देने का अधिकार नहीं होता। इस पॉइंट पे कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है। अटॉर्नी जनरल संसद में कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद के किसी समिति का सदस्य बन सकता है, संसद में हर एक काम कर सकता है, लेकिन उसे संसद के किसी भी वोटिंग में वोट देने का अधिकार नहीं होता, मतदान का अधिकार नहीं होता, बाकी हर एक अधिकार होता है। और इनके काम में सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया। अटॉर्नी जनरल अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो अटॉर्नी जनरल के काम के सहयोगी के रूप में सॉलिसिटर जनरल या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है, जिसका काम होता है अटॉर्नी जनरल के कार्यों में सहयोग करना। कैट ने तलब किया निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति। आज काफ़ी प्रोविज़न जो है वो दिया हुआ पॉलिटी के आपके टॉपिक से। ये जो कैट है CAT कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, और काफ़ी पॉलिटी के सेक्शन आज हमने डिस्कस किया आपके साथ। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासन को लेकर के अगर कोई इशू होता है, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के कोई इशू होता है, तो वो इशू को सॉल्व किया जाता है कैट में, राइट। और इसके लिए एक एक्ट आया था 1985 में, प्रशासनिक अधिनियम 1985 में इसके लिए एक्ट आया था। भारत में लागू होने से पीड़ित सरकारी सेवकों को न्याय प्रदान करने के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ा 1985 में। उसके बाद जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उद्भव भारत के संविधान के आर्टिकल 323A, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रख लेना। 323A जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था भारत के संविधान में, इसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया। आज का मुद्दा स्वच्छता का, इसको पढ़ लेना पूरा। देखो ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं कि देशज नवाचारों को भी मिले पर्याप्त प्रोत्साहन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। यह यूपीएससी काफ़ी आपसे पूछता है इनोवेशन को लेकर के, सरकार जो इनोवेशन कर रही है और किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए खुद देश में इनोवेशन करने का काम करें। लेकिन यहाँ पे जो डाटा, ना तो कुछ अधिक डाटा दिया गया है राइटर के द्वारा और ना कुछ पॉइंट की चर्चा की गई है विशेष। एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। महामारी में पंचायत का महत्व बढ़ा है। देखो यहाँ पे जो है FTA के तहत आयात के लिए बताना होगा कहाँ बना है सामान। इसका रीजन क्या है? FTA क्या होता है? सबसे पहले FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने आसियान के देशों के साथ साइन किया हुआ। अब क्या हुआ, इशू क्या हुआ, इशू सुन लो। हम चीन पे काफ़ी टैरिफ लगाते हैं। FTA का मतलब होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी हम अगर
जिस देश के साथ एफटीए पे साइन किए हुए हैं वहाँ से अगर कोई सामान अगर भारत में आता है तो उस पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, टैरिफ फ्री होगा। तो इसलिए इसे कहा गया एफटीए। अब देखो, जैसे मान लो चाइना पे हमने काफ़ी टैरिफ लगाया हुआ, चाइना के सामान को हम प्रतिबंधित करना चाहते हैं। मान लो चाइना अपना सामान भेज दिया थाईलैंड को, चाइना ने अपना सामान भेज दिया थाईलैंड को और थाईलैंड इंडिया को भेज दिया। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया और थाईलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो थाईलैंड से जो भी सामान आएगा हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन हमें तो पता चलना चाहिए कि चाइना इस तरह की चालाकी कर सकता है। चाइना इस तरह की चालाकी कई बार किया है कि चाइना अपना सामान किसी अन्य देश को बेचेगा और उस देश के माध्यम से सामान इंडिया आएगा। तो इसलिए सरकार ने ऐसा नियम किया है कि अब अगर एफटीए के तहत कोई भी सामान आयात होगा, मान लो हम थाईलैंड से कोई भी सामान आयात करते हैं, तो जो सामान थाईलैंड से आयात होगा हम उससे पूछेंगे उस कंपनी से कि आपका ओरिजिनेशन कहाँ पे ये सामान बना है। और अगर आपका ओरिजिनेशन थाईलैंड में है तो ठीक है, लेकिन आपका ओरिजिनेशन अगर चाइना में है तो फिर हम उस सामान को थाईलैंड से नहीं मंगाएंगे या उस पर हम टैरिफ लगाएंगे फिर, राइट। तो इसी को चाइना को बेसिकली इनकाउंटर करने के लिए सरकार ने एक कदम यह भी उठाया। आधार के साथ 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार ये काम कर रही है। साथ ही साथ चीन छोड़ के इंडिया आने वाली इस कंपनी के लिए सरकार ये काम कर रही है। बेसिक जानकारी है, आपको जानकारी होना चाहिए, एक बार पढ़ भी सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे आप खुद जाके पढ़ लेना, हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री का पार्ट है दिलीप सिंह के बारे में। दिलीप सिंह अंतिम सिख राजा थे जो छोड़ के चले गए थे कहाँ, तो लंदन चले गए थे, उसी समय वहाँ सेटल हो गए थे। तो हिस्ट्री के बुक में, मॉडर्न की बुक में जाके राजा दिलीप सिंह के बारे में पढ़ लेना। साथ ही साथ अंग्रेजों और सिख के बीच कितना युद्ध हुआ, महाराजा रणजीत सिंह की क्या रणनीति रही है, सारा का सारा जाकर के पढ़ लेना आप। इसी तरह से पेपर पढ़ा जाता है। अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं तो इसी तरह से आपको पेपर पढ़ना चाहिए। अगर पेपर में किसी टॉपिक के बारे में जिक्र हो तो उसे आप जाकर के कंप्लीटली देख लें। अब देखो, दाऊद पे अपने कबूलनामे से 12 घंटे में ही पलटा पार्क। पाकिस्तान ने 88 आतंकवादियों की सूची जारी की है, कल हमने डिस्कस किया है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है अगले महीने में, यानी सितंबर में। और इस मीटिंग में हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेकर के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान वर्तमान में ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया पहले, बाद में मुकर गया कि दाऊद पाकिस्तान में है, और हम सभी को पता है कि दाऊद जो है पाकिस्तान में ही है। जल जीवन मिशन योजना 2019 15 अगस्त का दिन, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण। उन्होंने कहा था कि 2024 तक प्रत्येक घर तक हम नल पहुंचा देंगे, प्रत्येक घर तक नल से पानी पहुंचा देंगे। इसी के लिए परियोजना शुरू की गई और काफ़ी बड़ा योजना है जल जीवन मिशन योजना। 3.6 लाख 3,60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इस पे हो रहा है। तो इस योजना के बारे में बेसिकली आपको जानकारी होना चाहिए। न्यूज़ अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है जल जीवन मिशन योजना। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कल का अगर आपने न्यूज़ देखा है तो आपको ये पता होगा तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कल हमने इस पर चर्चा भी किया था।